नमस्कार प्यारे बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं डायरेक्ट नेट की। आज हम डायरेक्ट नेट को पूर्ण करेंगे। जो लेट वाले वाक्यों कल आपको मैंने पढ़ाया था, तो देखिए कल मैंने आपके लिए एक एग्जांपल और लिया है नेगेटिव का, जिसमें डोंट का यूज़ हुआ है। ये एग्जांपल और पहले, द टीचर सेड टू द बॉयज़, क्या कह रहे हैं टीचर सेड टू द बॉयज़, डोंट मेक ए नॉइज़, इन शोर नहीं करना है। इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, द टीचर आस्क्ड, क्यों हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ तो आस्क्ड आएगा। द बॉयज़ वही सेम आ जाएगा, नोट टू मेक ए नॉइज़, यानी यहाँ पर क्या है डायरेक्ट आ जाएगा नोट टू मेक ए नॉइज़। और नीचे एक और इसका डिफरेंट जो आपने पढ़ा था कि फॉरबिडन आ जाता है तो आपको नो नहीं लगाना है। नीचे वाला देखिए, द टीचर फॉरबेड द बॉयज़ टू मेक ए नॉइज़। अब यहाँ ये नोट टू ये नहीं आया, क्यों नहीं आया, मैंने आपको बताया था जब भी प्रोहिबिट और फॉरबिड आता है तो वो उसका मतलब ही मना करना होता है। तो ये मना करना है, मतलब जो फॉरबिड से हो गया, उन्होंने मना कर दिया, टीचर ने मना किया बच्चों को शोर नहीं करना है, तो अब नोट लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में सिर्फ आस्क्ड लिखा तो पूछा गया है, तो आपको समझ में आ गया, इसलिए मैंने कल शायद एग्जाम्पल लिया नहीं था ये, इसलिए लिया आपके लिए कि फॉरबिड है ये आ जाए। चलिए अब आगे देखते हैं। यूज ऑफ लेट इन इम्पेरेटिव, यानी आज्ञा सूचक शब्दों में लेट का प्रयोग। आज तक हमने लेट से सेंटेंस देखे हैं, किस प्रकार से उनको हम लेट का प्रयोग करेंगे। ये 10वीं और 12वीं के लिए तो महत्वपूर्ण होता है। एज सेंटेंस ये ज़रूर आता है, क्योंकि ये क्या टफ माना जाता है। थोड़ा सा लेट का जो प्रयोग होता है बच्चों को आता नहीं, छोड़ देते हैं, या थोड़ा ऐसे लगता है कि लेट को लगाना है, कहाँ लगाना है, कहाँ कैसे करना है, वो हम समझ नहीं पाते हैं। तो चलिए हम समझते हैं, पढ़ते रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कि ज़रूरतमंद बच्चों को घर बैठे अभी उनको पढ़ाई हो सके। ये अपना पूरा प्रपोजल है, वो फ्री रहेगा। जो भी आपको पढ़ाई करनी है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर हमें इंग्लिश में ये समझना है, मैं आपको वो पूरा समझा दूंगा। तो चलिए देखते हैं। लेट इज़ यूज्ड फॉर परमिशन, परमिशन यानी आज्ञा के लिए, सजेशन सुझाव के लिए, और प्रोपोजल यानी कोई प्रस्ताव रखते हैं तब। ये तीन चीज़ों के लिए क्या लेट का यूज़ होता है। व्हेन वी चेंज सच सेंटेंस इनटू इंडायरेक्ट, और हम कब कर सकते हैं इनको चेंज, देखिए भाई याद रखनी है। लेट के साथ तीन शब्द, परमिशन, सजेशन, प्रोपोजल। आगे देखिए, द रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू रिक्वेस्ट, सजेस्ट, प्रोपोज। रिपोर्टिंग वर्ब आपको पता चल गया, ये ऊपर सेंटेंस लिखा है, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये रिपोर्टेड स्पीच। ये याद रखना है आपको, मैंने आपको शुरू में इसीलिए बताया था। ये बोला जाएगा, अगर आप नहीं समझे हो तो फिर आपका क्या है कि एक रिदम जो होती है वो टूट जाएगी और आपको याद नहीं रहेगा कि आप क्या पढ़ रहे हो। तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू रिक्वेस्ट, सजेस्ट और प्रपोज में ये आपको पक्का याद रखना है। अब लिंक वर्ड आपने पढ़ा था, दैट यूज। लिंक वर्ड क्या यूज होता है, दैट यूज होता है, सभी में हो रहा है, ये आपको याद रखना है। लेकिन आगे क्या कह रहा है, व्हेन लेट इज यूज्ड फॉर परमिशन, यानी जब लेट का यूज परमिशन के लिए होगा तो वी कैन आल्सो यूज टू एज लिंक वर्ड, यानी जब परमिशन के लिए होगा तो हम लिंक वर्ड यानी डेट की जगह क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। सिर्फ किस सेंटेंस में, जिसमें हमें जो डायरेक्ट सेंटेंस है उसमें परमिशन मांगी गई हो, जाने की आने की, ओनली परमिशन हो उसमें, ठीक है ना। तो जैसे आप बोलते हैं ना, मे आई गो फॉर वाटर सर, तो वो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, यस यू मे। तो उसमें अगर हम डायरेक्ट से वो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो टू, यस, ठीक है ना, तो ये टू लग जाएगा, दैट नहीं लगेगा। आगे देखिए, शुड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ लेट, यानी लेट के स्थान पर क्या यूज हो जाएगा, शुड। और शुड इज प्लेस्ड आफ्टर द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद में ही, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के बाद में ही शुड का प्रयोग होगा। देखो इसमें हिंदी में भी नीचे दिया गया, अगर आप पढ़ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं आपको फिर बता देता हूँ, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो बेटा इंग्लिश में ही विचार करना पड़ेगा, इंग्लिश में ही आपको करना पड़ेगा। एक बार आप हिंदी पढ़ सकते हो, इसमें नीचे दी गई है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊँगा, ये आप पढ़ लेना खुद ही, इसमें कोई अलग से बात नहीं है जो मैंने बोला। अभी आप एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड टू मी, क्या बोला है, ही सेड टू मी लेट अस गो फॉर ए वॉक। उसने प्रपोज रख दिया सामने कि भी आप चलते हैं, तो चलना चाहिए। क्या कहता है, ही प्रोपोज टू मी, ये तो यही आ गया, लिंकिंग वर्ड दैट लगा दिया, अभी आपने पढ़ा है, लेट अस हट जाएगा, वहाँ क्या आएगा, लेकिन सब्जेक्ट के बाद में ही आपका शुड आएगा, ये याद रखना। अभी ऊपर ही तो बोला गया था, शुड कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट के, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के बाद।
तो दैट लगा दिया, लेट लगा दिया, वी शुड गो फॉर ए वॉक। अब ये बात नहीं सोचनी अपन टू का प्रयोग किया, टू का अलग प्रयोग किया था, सजेस्ट का अलग प्रयोग किया है कि किस प्रकार सेंटेंस में। आगे देखो, आगे वाले में समझ में आएगा आपको। रमन सेड टू मी लेट अस हेल्प द पुअर। अब देखो ये सजेशन है ना कि हमें गरीब की सहायता करनी चाहिए। तो रमन सजेस्टेड टू मी, आ गया दैट, जोड़ दिया, वी शुड हेल्प द पुअर, यानी वी के बाद में ही शुड आएगा। समझ आ गया। आगे वाला सेंटेंस देखो, ही सेड टू मी लेट मी रीड योर एसे। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू। अब यहाँ पर देखो आपका सीधा सेंटेंस है वो टू से जोड़ा जा रहा है। इसमें आपका कोई ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट लगा के वैसी कोई कोशिश नहीं की जा रही है। तो इसमें क्या अलग अलग रिक्वेस्ट आई है एक, तो टू से जोड़ दिया, लेट हिम रीड माई ऐसे। लेकिन एक और बनाया है, देखो ऐसे भी बन सकता है, बस ये यहाँ पर ये समझना है दोनों चीज़ें ही सही होती है जब आप बना देते हो कैसे भी। एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा आप कैसे बनाते हो, वो उसको पता है कि इसने सही बनाया गलत बनाया। ही रिक्वेस्टेड मी दैट आई शुड अलाउ हिम टू रीड माई ऐसे, यानी वो वाला टू वाला यहाँ आ गया। तो ये अगर लंबा बनता है तो आप आसानी से ऐसे बना सकते हो, सिर्फ जब टू लगा के, जब रिक्वेस्ट आई हो तब। आगे देखिए, द टीचर शेड, ये क्या कह रहा है, द टीचर शेड लेट अस वर्क हार्ड सो दैट वी मे प्रोड्यूस गुड रिजल्ट। तो फिर ये टीचर यहाँ क्या कर सजेशन दे रहा है, द टीचर सजेस्टेड दैट, आ गया दैट, और बाकी तो वही है, दे शुड वर्क हार्ड सो दैट दे माइट प्रोड्यूस गुड रिजल्ट। ठीक है ना भाई, दे है तो बहुवचन है, आपने लगा दिया, यहाँ पर आपका जो वी आ रहा है, ठीक है ना, फर्स्ट है उसका बहुवचन है तो आपको लगाना पड़ेगा। ये आपको चेंज बनाए, ये लंबा सेंटेंस है लेकिन इसमें अलग बात कुछ भी नहीं है। आप देख लिया, दैट आया तो क्या आया, शुड आया, लेकिन टू आया तो, अब ऊपर देखो टू आया तो शुड आया क्या, नहीं आया। बस ये चीज़ ध्यान देने वाली है, ठीक है ना भी, वो रिक्वेस्ट है या सजेस्ट है। अगर आपको ये समझ में आ गया भी शुड आएगा वहाँ टू नहीं आएगा, भी सीधा सिंपल याद कर लो, वैसे याद नहीं रहता है, सजेस्ट के साथ टू लगाना है, इसके साथ लगाना है। लेकिन जैसे ही इस सेंटेंस की प्रैक्टिस करोगे आप, मैं पक्का बोलता हूँ, अभी अगर नियम याद रखो, उसके बाद जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे प्रत्येक सेंटेंस की, जैसे आपकी 10th की या 12th की बुक में ही ये क्या है दिए हुए हैं, अगर उनकी प्रैक्टिस करोगे आपको कि किस प्रकार से डायरेक्ट बना, किस पर इनडायरेक्ट बना, या कोई संजीव पास हो गया, किसी बात कुछ भी जो भी मैटर है आप उसमें प्रैक्टिस करो। आपको जो दिक्कत आती है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ लो, भी ये नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्या कारण है, तो आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन नियम पहले याद हो, जितना मैंने पढ़ाया वो सारा याद हो। ये तो हो गया लेट वाला सेंटेंस से किस प्रकार से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसको किस बनाया आपने, सॉरी इंपेरेटिव सेंटेंस। अब पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी क्या होते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य, ठीक है ना। अब इनको आपको एक्सक्लेमेटरी ही बोलना है, विस्मयादिबोधक नहीं बोलना है, क्योंकि विस्मयादिबोधक हिंदी में होते हैं, ठीक है ना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे, अब आपको ये समझना चाहिए एक्सक्लेमेटरी बोलते क्या होना चाहिए आपके दिमाग में, जो दे एक्सप्रेस पेन, डिस्गस्ट, शोरो, सरप्राइज, वार्निंग, जॉय, एंगर, इटीसी। मतलब दीज आर क्या हैं, दीज आर ऑल्सो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, they express the exclamatory feelings, the pain, disgust, sorrow, surprise, warning, joy, anger। ओके, ये आपको पूरा याद रखना है भी, ये जो वर्ड हैं पेन, डिस्कस, सोरो, सरप्राइज, वार्निंग, जॉय, एंगर, ये सारे वर्ड एक्सक्लेमेटरी होते हैं। यानी आपको अचानक कोई ओह मेरे तो बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है, ये क्या है आपको विस्मय, मतलब अचानक से ऐसे होता है तो आप क्या करते हैं, मतलब अपने को अचंबा सा होता है, आप बोलते हैं ना साधारण भाषा में अचंबा हो गया, अचरज सा होता है, वो चीज़ है, वे विस्मयादिबोधक शब्द बोलते हैं उसको। डरने वाली बात नहीं है, यानी आपको समझना है, पहले कोई चीज़ को समझा जाता है कि किस प्रकार से हम इसको करते हैं। आगे बात समझे, अब आगे देखते हैं ये आगे क्या कह रहा है, द रिपोर्टिंग वर्ब। अब इसमें कैसे चेंज होगी, द रिपोर्टिंग वर्ब से चेंज अकॉर्डिंग टू द आइडिया ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इनटू एक्सक्लेम विद जॉय, शोरो। यानी रिपोर्टेड स्पीच चेंज कैसे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब में किस प्रकार से, मतलब आपका एक्सक्लेम किया गया, यानी बताया गया जो है, दुख है या कोई चीज़ है, उस प्रकार से आपका वर्णन आएगा। समझ आ गई। द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बिकम्स ए स्टेटमेंट एंड द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इज रिमूव्ड। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जैसे आप स्टेटमेंट उसको अलग से बनाएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो वो जो मार्क आता है वो क्या चेंज हो जाएगा। भी ये आपको पहले मैंने बताया था।
भी जो क्वेश्चन मार्क आता है तो उस क्वेश्चन मार्क का इंडायरेक्ट में हट जाता है। जितने भी मार्क्स आएंगे अलग अलग से, ठीक है, वो सारी कोमाज इन्वर्टेड कोमा वो भी हट जाती है, ये भी हट जाएंगी, क्वेश्चन मार्क भी हट जाएगा, ये सब हट जाते हैं। ये नॉर्मल बात है आप याद रखने की। ये हिंदी में बता रखा है, विश्व निबोधक वाक्यों को इंडायरेक्ट से बदलते समय रिपोर्ट स्पीच क्रिया एक्सक्लेम विद जो आदि के संदर्भ अनुसार बदल जाती है। लिंकिंग वर्ड दैट का ही प्रयोग होता है, यहाँ पर पढ़ लिया लिंक वर्ड दैट इज यूज्ड, इसमें कोई खास बात नहीं है। चलो उदाहरण देखते हैं भी कौन सा उदाहरण कैसे क्या करें। अब इसमें थोड़ा सा ऐसे चेंज करने वाला है भी कौन सा शब्द है ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे प्रोनाउन था वैसे ही एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कंटेन वर्ड विच एक्सप्रेस सर्टेन स्ट्रॉन्ग इमोशंस, हमारी फीलिंग्स होते हैं ना, इमोशंस ऑफ एंगर, जॉय, सरप्राइज, रिसेंटमेंट, देयरफॉर दीज फीलिंग्स आर एडेड टू द फॉलोइंग वर्ब्स। देखिए अपन बोलते हैं अलास, ये वर्ड आ गया अलास, तो ये क्या है, सोरो, दुख। आप ऐसे बोलते हैं ओह, मतलब कोई दर्द हो या बहुत मतलब ऐसे चिल्लाते हैं अलग प्रकार से, तो उसको अलास इंग्लिश में बोला जाता है। हुर्रा, हुर्रा क्या आएगा, डिलाइट्स यानी जॉय, खुशी के लिए जब हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, हुर्रा मतलब शोर करते हैं ऐसे, वो हुर्रा। रिग्रेट होता है, दुख होता है, रिग्रेट एक्सक्लेम रिग्रेट, उसका मतलब क्या है, ओहो, जैसे कई बार अचानक मतलब सामने से कोई टकरा गए, ओहो सॉरी, तो मतलब यूँ उसको रिग्रेट करते हैं, ओहो वो शब्द आते हैं। आहा, आहा मतलब डिलाइट, जैसे अचानक आप कई बार घर में बैठे होते हैं, ये लाइट चली गई, अंधेरा हो रहा है बहुत जोर से, आ ही नहीं रही है, अचानक आती है, आहा लाइट आ गई, वो क्या है, एक मतलब प्रश्न होने की बात है, इसको आहा आ गया। डिलाइट ऊपर भी था, हुर्रा वो एक अलग है, जो खुशी अलग प्रकार की, ये डिलाइट मतलब उससे नॉर्मल। आगे गुड ग्रेशियस, गुड ग्रेशियस क्या, सरप्राइज है, अचानक बोलते हैं गुड ग्रेशियस, वाओ ये सरप्राइज मतलब अचंबा हो गया उसको, अचानक कैसे बात होगी। और माई गॉड एक्सक्लेम विद रिग्रेट एंड रिग्रेटेड, मतलब ये वही है ऊपर वाला जैसा आया, ओह आया था सच आया वही, ओ माई गॉड, उसमें वही शब्द ओह बोल सकते हैं, ओ माई गॉड भी बोल सकते हैं कोई, ओ माई गॉड, तो वो शब्द बोलने का है। डिस्कस, डिस्कस के लिए क्या आएगा, उह, उह, ठीक है ना, उह मतलब थोड़ा दुख हुआ ऐसे, इस डिस्कस मतलब अच्छा नहीं लगा आपको। और हॉरर, हॉरर यानी भयानक होता है, भयानक में क्या आएगा, गुड हेवेंस, ठीक है ना, गुड हेवेंस थोड़ा भयानक होता है, मतलब अलग से आता है, पता नहीं क्या चीज़ आ गई ऐसे, तो वो गुड हेवेंस आ गया। आगे क्या बोल रहा है, इन इनडायरेक्ट स्पीच द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज ओमिटेड, ओमिटेड का मतलब होता है बेटा हटना, ठीक है ना, हमें उठा दो। एंड ऑल इंटरजेक्शन सच एज अलास, हुर्रा, इटीसी आर ड्रॉप्ड, और ये सारे वर्ड हैं वो हट जाएंगे और उसको स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है भाई, ये सारे वर्ड आएंगे वो क्या हट जाएंगे, और उस साथ में क्या है भाई ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स है ये भी हट जाएगा। अब देखिए ऑप्शन देखिए कैसे किस प्रकार करते हैं अपन। द कैप्टन सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हुर्रा मतलब खुशी होकर मैच जीत लिया इसलिए कर रहे हैं, लेकिन इसका कैसे बनेगा अब इनडायरेक्ट, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद जॉय, आपको पता होना चाहिए हुर्रा आएगा तब क्या आएगा, वो जॉय के साथ कह रहा है तो विद जॉय, एक्सक्लेम कर रहा है ये तो एक्सक्लेम आए सारे में सभी में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। दैट दे हैड वॉन द मैच, तो हैव वॉन है वो पास्ट टेंस अपने को पता ही है, वर्ड आ जाएगा द मैच आ गया, सिंपल। आगे देखो आगे वाले में क्या बता रखा है, दूसरे में द टीचर सेड माई गॉड आई हैव फॉरगॉटन माई रजिस्टर, मतलब वो अब रिग्रेट कर रहा है वहाँ पर, तो रिग्रेट कर रहा था। टीचर एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट ही हैड, वही हैव आया तो आपने हैड लगा दिया। आई है, आप याद होना चाहिए प्रोनाउन, आई क्या रिपोर्ट का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट किसको देखे चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट को देखे चेंज होगा। अब ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है, तो आपको मैंने हमेशा बोला है कि वहाँ पर ही या कुछ ऐसा होगा। अब टीचर है यहाँ पर, ठीक है ना, ही शी लगाया नहीं कुछ तो ही आ गया, फॉरगॉटन थर्ड फॉर्म आ गई, हैड सब ऐसी, और हिज रजिस्टर वहाँ माई है तो माई प्रोनाउन है वो चेंज हो गया, इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस आ गया, तो आपको हिज आ गया ऑटोमेटिक, समझ में आ गई बात। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें याद रखनी पड़ेगी, ये 5 चीज़ें जो आती हैं। आगे वाला है द कैप्टन सेड टू द प्लेयर्स ब्रेव यू हैव प्लेड वेल, अच्छा द कैप्टन कॉन्ग्रेचुलेटेड द प्लेयर्स सेइंग दैट दे हैड प्लेड वेल, मतलब ब्रेव के साथ बोला तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दिया उसको भी बहुत अच्छा खेले हो, तो द प्लेयर्स सेइंग, ठीक है ना, इसने यहाँ क्या बोल दिया, द प्लेयर्स सेइंग, क्यों कह रही हैं वो, प्लेयर्स सेइंग दैट दे हैड प्लेड वेल, ठीक है, कैप्टन ने कॉन्ग्रेचुलेशन बोला है उसको और ये सेव के लिए कह रहे हैं। अब आगे देखिए आप, ही सेड टू रीटा, अब क्या कह रहे हैं, ही सेड टू रीटा हेलो मैडम हाउ आर यू, तो ही ग्रीटेड रीटा एंड आस्क्ड हाउ शी वॉज। अब देखो ये अचंभा मत करना लास्ट में वॉज कैसे लग गया, जैसे ये सेंटेंस ऐसे आते हैं आर यू, इसमें सी वॉज ही लगता है, इसमें क्या आप हाउ आर यू आपसे पूछा गया है तो वो कैसे है, तो इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट पहले ही नहीं है तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ये सेंटेंस भी 10th और 12th क्लास की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है हमेशा,
ऐसा पर्सन हमेशा पेपर में पूछा जाता है, और 10th का बच्चा है वो खो जाता है कि हाँ कैसे मैं करूँ कैसे नहीं करूँ। लेकिन आपको याद रखना है, जब ऐसे सेंटेंस आते हैं याद रखो, हाउ आर यू, व्हाट आर डूइंग, तो मतलब इसमें डूइंग है, क्या कर रहे हो, लेकिन क्या कौन सा काम आप बताओगे, तो उसमें वो नहीं है तो क्या लगेगा, शी वॉज। ठीक है ना। आगे और देखो, द ओल्ड लेडी सेड मे यू लिव लॉन्ग, अभी इसमें वही चीज़ आ रही। तो द ओल्ड लेडी विश्ड, क्यों विश करते हैं हम, द विश्ड दैट आगे लिंकिंग वर्ड अपन लगा दिया, आई माइट लिव लॉन्ग, समझ आ गया, यू लगा हुआ है, द ओल्ड लेडी है तो वहाँ क्या है यू का, आई माइट लिव लॉन्ग। आगे वाला देखो, ही सेड अलास हाउ फुलिश आई हैव बीन, आगे ना आई हैव बीन, तो ही एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, रिग्रेट हो रहा है, अलास आ गया, रिग्रेट हो गया, ऊपर जो वर्ड लिखे हैं याद रखना, उनको याद रखोगे तो ये याद आ गया, दैट ही हैड बीन वेरी फुलिश। ठीक है, फुलिश मूर्ख होता है, हैड बीन आ गया, हैव लगाया आपने, हैड बीन आ गया, सीधा हैव होता तो हैड आता, बीन नहीं आता, ऊपर बीन लगा होता नीचे बीन आ गया। तो नरेश सेड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो नरेश विश्ड हिज फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, आगे समझ में। तो सारे ये वर्ड हैं, ये थोड़ा टफ भी होता है, लेट वाला ये वाला, ये समझ में ऐसे नहीं आता, आप जब सारे याद कर लोगे उसके बाद में जैसे प्रैक्टिस करोगे ना कोई सेंटेंस की, तो वो आपको सारी चीज़ें ऐसे समझ में आ जाएगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सारे नियम मैंने आपको बता दिए, कुछ उदाहरण के साथ हुए हैं, कुछ जो आपकी बुक में है वो आप कर लोगे। इसके अलावा भी कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो मैं ये कहूँगा मेरे स्टूडेंट से कि वो हमेशा मेरे से डिमांड रखें कि जो चीज़ है, वैसे मैं NCERT सामाजिक विज्ञान की पढ़ा रहा हूँ, 6ठी की पूरी कर दी है, 7th की चल रही है। अगर किसी बच्चों को पढ़ना हो तो मैं इसके जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसमें जाके आप 6ठी की पूरी NCERT दी हुई है, उसको आप पढ़ सकते हो। और 7वीं की भी लगातार मेरे चैनल पर डाली हुई है, और धीरे धीरे मैं इसको डालता रहूँगा। और भी और किसी को कोई ऐसा लगे कि सर हमें ये पढ़ाओ, तो आपको लगातार पढ़ाते रहेंगे। ये मेरा कार्य है, पढ़ाना एक टीचर के लिए। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।